Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter number 1, cell structure and function. This is the first lecture of chapter number 1. In this lecture we will study about the different techniques used in cell biology. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो techniques यूज होते हैं cell biology में. But before going towards the techniques, you must know about the cell. What is cell? ठीक है, पहले आप देखिए कि सेल क्या चीज़ है, उसके बाद हम उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट कम टूवर्ड्स द सेल. व्हाट इज सेल? बचपन से ही मीन्स कि जब से आपने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया है तब से आप सेल के बारे में ये सुनते आएंगे कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल हमारे पास क्या है? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, सेल जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और साथ में क्या है, फंक्शनल यूनिट भी है. इट मीन्स कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी बनाता है और साथ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सारे भी होते हैं बिकॉज ऑफ सेल. तो सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिस तरह अगर आप वॉल की एग्जांपल लें तो वॉल हमारे पास किससे बनती है? वॉल हमारे पास बनती है ब्रिक्स से. ठीक है, हमारे पास कहते हैं ब्रिक्स से क्या बनती है? वो वॉल बनती है. तो ब्रिक जो है ना, ये हमारे पास है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल. ये हमारे पास वॉल है और ये किससे बनी होती है? ईंटों से. ईंटों को कहा जाता है ब्रिक. तो हमारे पास ये क्या है? ब्रिक को हम कहते हैं कि इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल. इस तरह ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से बनती है? सेल से बनती है. तो इसलिए हम सेल्स को कहते हैं कि सेल इज़ द बेसिक या इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स के होल जो हमारी बॉडी है उसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो भी सेल से बनता है और जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी होते हैं सेल की वजह से. अब सेल के बारे में डिफरेंट थीरीज पेश की गई थी, लेकिन जो हमारे पास मोस्ट एक्सेप्टेड थीरी है सेल के जिसे मॉडर्न सेल थीरी कहते हैं. तो मॉडर्न सेल थीरी को फॉर्मुलेट किया था दो साइंटिस्ट ने, जो दो बॉटनिस्ट थे हमारे पास. एक हमारे पास था और ये दोनों कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट थे, श्वान एंड श्लेडन. ठीक है, ये दोनों जो बॉटनिस्ट थे इन्होंने सेल के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स बताई थी जिसे कहा जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी. According to modern cell theory, all organisms are made up of one or more cells. कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो या एक सेल से बने होते हैं या एक से ज़्यादा सेल से बनते हैं. और या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक काइंड के सेल से बनते हैं या फिर वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बनते हैं. मीन्स कि उनमें या सेम टाइप का सेल होगा और या उनमें डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद होंगे, लेकिन सेल उनमें मस्ट प्रेजेंट होंगे, चाहे वो एक हो या वो एक से ज़्यादा हो, चाहे वो वन टाइप के हो या मोर देन वन टाइप के हो. सेकेंड हमारे पास है, सेकेंड पॉइंट है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. पहले से जो सेल्स मौजूद होते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं, जब वो सेल डिविजन करते हैं, सेल डिविजन करते हैं तो उनसे हमारे पास क्या बनता है? न्यू सेल बनता है. हमारे पास ये एक सेल है, जब ये डिविजन करता है, डिवाइड होता है इनटू टू सेल्स, तो ये हमारे पास हो गया प्री एग्जिस्टिंग सेल. और ये जो हमारे पास दो आ गई, ये हमारे पास क्या है? डॉटर सेल्स. और ये न्यू सेल्स हैं. तो जो न्यू सेल्स अराइज होते हैं वो किस चीज़ से अराइज होते हैं? वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिविजन. थर्ड पॉइंट हमारे पास है, सेल कंटेन्स हेरिडिटी मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर. जब सेल डिवीजन होती है तो जो दोनों डॉटर सेल्स बनते हैं वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं टू इट्स पेरेंट सेल. तो इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि सेल में हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है इनटू देयर डॉटर सेल्स. फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, all metabolic activities take place within cells. लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है वो सारे की सारी एक्टिविटीज़ कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है. सेल के हमारे पास टू मेन पार्ट्स, एक हमारे पास है न्यूक्लियस और बाकी जो रिमेनिंग आपको एरिया न दिखाई दे रहा है ये सारा वाला एरिया, ये हमारे पास है साइटोप्लाज्म. तो जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होती है, न्यूक्लियस में ये नहीं हो सकती. अब हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो कि सेल बायोलॉजी में यूज़ हो सकती हैं.
डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी आर, सबसे पहले हमारे पास है सेल फ्रैक्शनेशन। इन सब को हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन, डिफरेंशियल स्टेनिंग, टिश्यू कल्चर, माइक्रो डाइसेक्शंस, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। ये सारे हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। और साथ में एक और भी हमारे पास है, वो हमारे पास क्या है, माइक्रोमेट्री। माइक्रोमेट्री, ठीक है। ये सारे बायोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है सेल फ्रैक्शनेशन। सेल फ्रैक्शनेशन को क्या कहा जाता है, इसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। सेल फ्रैक्शनेशन में ये होता है कि हमारे पास एक मिक्सचर होता है सेल्स का, तो उनको या मिक्सचर हमारे पास होता है, तो उनमें से हम सेल के फ्रैक्शंस को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड डेंसिटी। डेंसिटी और साइज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। डिवाइडिंग द सेल्स इनटू इट्स पार्ट्स और फ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्रैक्शनेशन। अब हमारे पास अगर एक सेल है तो उसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट को क्या कहा जाता है, एक फ्रैक्शन कहा जाता है, और इस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रैक्शनेशन। डिवाइडिंग द सेल्स इनटू इट्स पार्ट्स और फ्रैक्शंस इज कॉल्ड सेल फ्रैक्शनेशन। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स। जब पूरा हम सेल फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम एक मिक्सचर बनाते हैं जो कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स के जिसमें जो सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली डिसॉल्व होते हैं, वन टाइप के सेल होते हैं, होमोजीनियस होता है। जिसमें सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट होते हैं वो प्रॉपरली डिसॉल्व होते हैं और वो वन टाइप के होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में इसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो हम सबसे पहले होमोजेनाइजेशन में क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मास ऑफ सेल्स, कि हम एक मिक्सचर बनाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारे पास सेल्स होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। इस मिक्सचर को बनाने के लिए क्या हमें चाहिए था कि इट इन्वॉल्व्स द ग्राइंडिंग ऑफ सेल्स इन सूटेबल मीडियम। जब हम ये मिक्सचर बनाते हैं तो इसके लिए हमें एक सूटेबल मीडियम चाहिए होता है, जो जिसकी प्रॉपर्टीज़ हम केमिकली, जिसमें हम जो जो केमिकल्स डालते हैं वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी होती हैं। उसके स्पेसिफिक क्वांटिटी के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है, टेम्परेचर, और साथ साथ में इनकी आयनिक कंपोजिशन भी चाहिए होती है। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए हम क्या बनाते हैं, एक मीडियम बनाते हैं, और उसमें हम एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है, जो हमारे पास जिसमें सेल्स होते हैं। अब जो हमारे पास एक मिक्सचर बन गया, तो इस मिक्सचर में हमारे पास सेल्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट डेंसिटीज़ के। तो अब इनको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी। तो जब हमारे पास यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया, उसके लिए हमने मीडियम की बात की, तो हमारे पास जो मीडियम होता है, सूटेबल मीडियम, उसमें हमारे पास उनके केमिकली जो जो चीज़ें उन्हें चाहिए होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, और उनके साथ साथ उनका स्पेसिफिक पीएच भी हम प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर भी, और साथ में आयनिक कंपोजिशन भी। तो ये जब स्पेसिफिक क्वांटिटी में हम देंगे सब कुछ, एक स्पेसिफिक इनका लिमिट होता है, तो हमारे पास एक मीडियम बनेगा, और मीडियम में हमारे पास क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, और हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। हमारे पास क्या होगा, इस तरह से एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा, और इस मिक्सचर में हमारे पास होंगे डिफरेंट साइज के सेल्स। अब इन डिफरेंट साइज के सेल्स को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। इसी मिक्सचर को हम क्या करते हैं, डालते हैं एक मशीन में, और वो मशीन हमारे पास क्या कहलाती है, सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारे पास है प्रोसेस टू सेपरेट सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड डेंसिटी। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी बात हमने पहले भी की है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइज एंड डेंसिटी, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके जो मशीन होता है वो होता है सेंट्रीफ्यूग मशीन। सेंट्रीफ्यूग मशीन में हम ये होमोजीनियस मिक्सचर, जो यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, उसे हम डाल देते हैं, और जब वो मशीन मूव करती है, रन करती हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू जो कंटेंट्स होते हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। वो डिफरेंट लेयर्स में, उनके साइज और डेंसिटी के बेसिस पे डिफरेंट लेयर्स में वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ये हमारे पास देखिए, इसमें सारे पार्टिकल्स जो है प्रॉपरली
डिज़ोल्व होके प्रेजेंट है। अब हमारे पास जो होमोजीनियस मिक्सचर है इसको हम किस में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालने के बाद आपको इसको दिखाई देगा कि जो लार्जर पार्टिकल्स जो कि यहाँ पर इसमें सेल प्रेजेंट थे वो नीचे बॉटम में बैठ के, ठीक है, ये देखिए नीचे बॉटम में। तो जो बॉटम में बैठ जाते हैं, बॉटम में वही बैठते हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिनके साइज़ ज़्यादा होता है, तो वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, पैलेट। ये देखिए पैलेट लार्ज एंड मोर डेंस कंपोनेंट्स, ये नीचे बैठ जाते हैं। जबकि जो लाइट वेट होते हैं, जिनकी डेंसिटी कम होती है और साइज जिनका स्मॉल होता है, वो ऊपर रह जाते हैं सरफेस पे और उन्हें कहा जाता है सुपरनेटेंट, स्मॉलर एंड लेस डेंस कंपोनेंट्स। जब इस तरह इनकी लेयर्स बन जाती हैं तो हम इससे ऊपर वाला या नीचे वाला लेयर रिमूव कर लेते हैं और दोबारा इनको रन, पहले हम नीचे वाला रिमूव करते हैं ताकि इससे लार्ज पार्टिकल्स रिमूव हो जाए, फिर दोबारा सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको रन करते हैं। अगर अभी भी इस सुपरनेटेड में कोई लार्ज पार्टिकल्स रह जाते होते हैं तो वो दोबारा नीचे बैठ जाते हैं। इस तरह हम 2-3 दफ़ा सेंट्रीफ्यूज मशीन को रन करके जितने भी इसके कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते रहते हैं। ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूज मशीन। इधर हम इसी वाला जो एरिया इसमें हम क्या डालते हैं, मिक्सचर डालते हैं और फिर उसको रन करते हैं। यहाँ पर इनकी स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक जो स्पीड होता है वो हम यहाँ से मेंटेन रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन स्पिन्स द ट्यूब्स एट वेरी हाई स्पीड, लेकिन स्टार्ट में पहले ये स्लो रेट पे चलता है, स्लो स्पीड पे चलता है। जब स्लो स्पीड पे चलता है जो लार्जर और हैवियर पार्टिकल होते हैं वो हम नीचे बैठ जाते हैं, उनको रिमूव करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जितने भी लार्जर पार्टिकल इससे रिमूव होते जाते हैं हम इनकी स्पीड को बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे जो बच जाते हैं वो स्मॉलर होते हैं तो उनको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसकी स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं। Spinning exerts centrifugal force on the contents. Initially, it is spun at slow rate to separate out the larger and heavier part. ठीक है, स्टार्ट में हम क्या करते हैं, स्लो रेट पे इसको स्लो स्पीड पे रन करते हैं ताकि हमारे पास लार्जर पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं। देन इट इज स्पन एट हायर स्पीड टू सेपरेट स्मॉलर एंड लाइटर फ्रैक्शन। देर आर टू मेजर वेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के हमारे पास क्या है, दो मेन तरीके हैं, टू टाइप के, टू वेज हैं, ठीक है। एक हमारे पास है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एंड सेकंड वन इज डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो द सेल कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटीज आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स। इसमें हम डेंसिटी के बेसिस पे क्या करते हैं, इसके नेम से हमारे पास है क्या ये इंडिकेट करता है कि हमारे पास जो डिफरेंट लेयर्स बनते हैं सेल में, जो कंपोनेंट्स, जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स होते हैं वो किस बेसिस पे बनते हैं, साइज और डेंसिटी के बेसिस पे। अपर लेयर में हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं लेस डेंस। अपर लेयर में जो अपर लेयर बनता है उसमें लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो लोअर लेयर होता है उसमें क्या होते हैं, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो वो हैवी पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, नीचे लेयर बनाते हैं, ठीक है। जहाँ पर हमने देख भी लिया कि जो लाइटर है वो ऊपर प्रेजेंट है, जो कि डेंस है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह डेंसिटी की बेसिस पे उसको क्या कहा जाता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। जबकि डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन किस पे बेस करता है, साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल, कि कौन से साइज़ का पार्टिकल है और कौन से शेप का पार्टिकल है। तो उसके मुताबिक क्या करेगा, इसको डिटरमाइन करेगा कि ये कितना जल्दी बैठेगा। अगर साइज़ उसका बड़ा होगा, उसका साइज़ बड़ा होगा तो वो जल्दी नीचे बैठ जाएगा। अगर उसका साइज़ छोटा होगा तो वो जल्दी नीचे नहीं बैठेगा। उसके लिए हम सेंट्रीफ्यूज मशीन को हाई स्पीड पे रन करेंगे ताकि ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उन पे लगे और वो फिर आराम से नीचे बैठ जाए, ठीक है। तो डिफरेंशियल किस पे डिपेंडेंट होता है, साइज एंड शेप पे। जबकि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम लेयर्स जो बनते हैं वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड साइज। द कंटेंट विच सेटल्स एट द बॉटम आर कॉल्ड पैलेट, जो कि आप लोग पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। द कंटेंट सस्पेंडेड इन द लिक्विड आर कॉल्ड सुपरनेटेंट। आफ्टर ईच स्पन सुपरनेटेड कैन बी ड्रॉन ऑफ एंड सेंट्रीफ्यूग अगेन। जो नीचे बैठ जाते हैं उनको हम रिमूव करते हैं, दोबारा मशीन को रन करते हैं, फिर जब दोबारा नीचे लार्ज पार्टिकल्स बैठते हैं उनको दोबारा रन करते हैं। इस तरह से क्या हो जाता है, हमारे पास जो कंटेंट्स होते हैं सेल के वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज और डेंसिटी रिमूव होते जाते हैं डिफरेंट लेयर्स में। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो हमारे पास है डिफरेंशियल स्टेनिंग। स्टेनिंग में हम क्या करते हैं,
स्टेन मीन्स इसको अगर आप देखें स्टेनिंग क्या होती है, कलरिंग होती है, ठीक है। अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट चीज़ को कलर करते हैं तो ये क्या होता है, स्टेनिंग होती है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जो कि ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस है, ठीक है। उन ऑर्गेनेल्स को स्टडी करने के लिए हमें स्टेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि हम माइक्रोस्कोप में उनको देख सकें। तो उसके लिए हम डिफरेंट डाइज यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं ताकि अनट्रांसपेरेंट ऑर्गेनेल्स को क्या कर सकें, स्टेन कर सकें, और हमें क्या हो, इजीली हम उनको आगे जाके माइक्रोस्कोप में स्टडी करें। स्टेनिंग भी हमारे पास क्या होती है, टू टाइप्स की होती है। एक हमारे पास होती है सिंगल स्टेनिंग। सिंगल स्टेनिंग में हम सिर्फ एक ही स्टेन यूज़ करते हैं, एक कलर यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारे पास सेकंड टाइप है वो हमारे पास क्या है, डबल स्टेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम दो तरह की स्टेन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट सपोज अगर हम सेल की एग्जांपल ले लें तो सेल में हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर कोई ऐसे ऑर्गेनली है जिसके सेल जो है वो ट्रांसपेरेंट है तो न्यूक्लियस को हम डिफरेंट कलर से स्टेन कर लेंगे और साइटोप्लाज्म को हम डिफरेंट कलर से स्टेन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल हीमोटॉक्साइलिन इज यूज्ड टू स्टेन न्यूक्लियस व्हाइल ईओसिन इज यूज्ड टू स्टेन द साइटोप्लाज्म। इस स्लाइड में देखिए आपके पास डिफरेंट स्टेन्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स देते हैं, कलर्स भी उनके डिफरेंट होते हैं और वो कौन कौन से ऑर्गेनेलिज में या कहाँ कहाँ पर हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। एनालिन ब्लू जो होता है ये हमें ब्लू कलर देता है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग फंगल हाइफे एंड स्पोर्स। सेकंड हमारे पास है बोरेक्स कैरामीन, ठीक है। बोरेक्स कैरामीन हमें पिंक कलर देता है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग न्यूक्लियाई एंड ओब्लिया कॉलोनी। थर्ड इज़ ईओसिन जो कि हमें रेडिश और पिंकिश रेड कलर देता है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग साइटोप्लाज्म। फोर्थ वर्ड इस हमारे पास है फ्यूलगिन स्टेन। फ्यूलगिन स्टेन हमें रेडिश और पर्पलिश कलर देता है और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर स्टेनिंग डीएनए। नेक्स्ट इज लेशमैन स्टेन। लेशमैन स्टेन हमें रेड, पिंक, ब्लू इन डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है एंड दिस इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग ब्लड सेल्स। Methylene blue is used to stain nuclei, while safranin is used to stain nuclei, lignin and plant tissues. ठीक है, ये जो हमने पढ़ ली ये सारे हमारे पास टेबल 1.2 में जो गिवन है ये हमारे पास है परमानेंट स्टेन्स। इनको हम दोबारा वॉश करके रिमूव नहीं कर सकते। जबकि हमारे पास जो टेम्परेरी स्टेन्स होते हैं उनको हम जब स्टडी कर लेते हैं किसी ऑर्गेनेली को तो उसी को वॉश करके हम दोबारा उन्हें रिमूव कर सकते हैं। उनमें हमारे पास है एनालीन सल्फेट जो कि येलो कलर का होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर स्टेनिंग लिग्निन। Iodine solution, it is black or blue in color and it is used to color starch. And third one is Schultz solution और क्लोर जिंक आयोडीन। ये हमें क्या देता है, येलो, ब्लू और वायलेट कलर। और ये इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्रोटीन, स्टार्च, लिग्निन, क्यूटिन और सेलुलोज को कलर करने के, इसको डाई करने के लिए हम ये स्टेन्स यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास क्या है, टेम्पररी स्टेन्स। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टेक्निक है वो हमारे पास है माइक्रो डाइसेक्शन। माइक्रो डाइसेक्शन क्या होती है, जब हम माइक्रो कमर मीन इसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है फॉर माइक्रोस्कोप। और डाइसेक्शन हम क्या करते हैं, जब हम किसी पार्ट को कट कर लेते हैं या उसको हम रिमूव कर लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, डाइसेक्शन। जब हम माइक्रोस्कोप के थ्रू डाइसेक्शन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, माइक्रो डाइसेक्शन, ठीक है। और इस टेक्निक वेयर माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू असिस्ट डाइसेक्शन। माइक्रोस्कोप यहाँ हमारी क्या करता है, असिस्ट मीन्स हेल्प करता है इन डाइसेक्टिंग स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गेनली। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ ट्यूमर और ग्रैनुलीज जो कि हमारे सेल्स या टिश्यूज़ में, स्पेशली जो हमारे ब्रेन सेल्स में ट्यूमर हो जाता है तो ट्यूमर को रिमूव करने के लिए हम ब्रेन के सेल को डायरेक्टली तो कट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप की यूज़ करके, मीन्स हम प्रॉपर एक डिवाइस होता है उसको यूज़ करते हैं और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, स्क्रीन पे हमें पूरी इमेज नज़र आ रही होती है और हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करके उसको ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं या उसे कट ऑफ कर देते हैं वहाँ से, या साइज उसका कम कर देते हैं या उसको कम्प्लीटली रिमूव करते हैं। हम कम्प्लीटली जो ब्रेन होता है उसको कट नहीं करते
जबकि हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट और उसके लिए हमें स्क्रीन लगी होती है, टीवी स्क्रीन होती है या कोई मॉनिटर लगा होता है, मॉनिटर पे हमें इमेज दिखाई देता है और हम माइक्रो डाइसेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, ट्यूमर को या ग्रेन्यूल्स को या जो हमारे पास डिफेक्टेड सेल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर लेते हैं, लाइक ब्रेन सेल्स, हार्ट और नर्व सेल। इसके अलावा हमारे पास है 3 टाइप्स की डाइसेक्शन होती है। फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम डाइसेक्शन। क्रोमोसोम डाइसेक्शन, क्रोमोसोम डाइसेक्शन किसके लिए यूज होता है, यूज ऑफ फाइन ग्लास नीडल अंडर माइक्रोस्कोप। हम माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करते हैं, एक नीडल यूज करते हैं जो कि ग्लास नीडल होती है। किस चीज की नीडल होती है, ग्लास नीडल, ये दूसरी वाली नीडल नहीं होती, ग्लास की नीडल होती है। इसको हम यूज करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप टू रिमूव अ पोर्शन फ्रॉम अ कंप्लीट क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिफेक्ट हो जाता है, कोई पार्ट उसका डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए हम करते हैं क्रोमोसोम डाइसेक्शन। क्रोमोसोम डाइसेक्शन में हम यूज़ करते हैं ग्लास नीडल अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं ग्लास नीडल और क्रोमोसोम का उस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेकेंड वन हमारे पास है लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन। लेज़र माइक्रो डाइसेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, लेज़र के थ्रू क्या करते हैं, जो डिफेक्टेड सेल्स होते हैं, जो हमारे टारगेट सेल्स होते हैं, उनको हम लेज़र के थ्रू रिमूव करते हैं। यूज़ ऑफ लेज़र थ्रू अ माइक्रोस्कोप टू डाइसेक्ट सेलेक्टेड सेल्स, मीन्स लेज़र को यूज़ करते हैं हम माइक्रोस्कोप में, जो टारगेटेड सेल्स होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, ये सेकेंड हो गया। थर्ड हमारे पास क्या है, लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन। लेज़र कैप्चर माइक्रो डाइसेक्शन, ठीक है, माइक्रो डाइसेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, यूज ऑफ अ लेज़र थ्रू माइक्रोस्कोप। इसमें अगेन हम लेज़र यूज करते हैं टू कॉज सेलेक्टेड सेल्स टू एडहेयर टू अ फिल्म। ठीक है, अगर हम उसमें कोई पीस एंटर करते हैं और पीस लेज़र लाइट के थ्रू हम क्या करते हैं, जो डिफेक्टेड सेल्स होते हैं हम चाहते हैं कि वो उसके साथ चिपक जाएं। जब चिपक जाते हैं तो फिर हम उसी करते हैं, उसको रिमूव कर लेते हैं। मीन्स के लेज़र के थ्रू हम क्या करते हैं, जो सेल्स होते हैं हमारे पास टारगेटेड सेल्स, उनको कैप्चर कर लेते हैं। अगर हमने इसमें कोई नीडल यूज़ किया है या हमने कोई पीस यूज़ किया है, कोई स्लाइड वगैरह यूज़ किया, तो उसके साथ वो चिपक जाए, उसके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर हम उसको रिमूव कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर मीन्स कि जब हम सेल्स या टिश्यूज़ को ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकाल लेते हैं और आर्टिफिशियल मीडिया में उनकी ग्रोथ करते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड टिश्यू कल्चर। मीन्स हमारे पास क्या है, ग्रोथ ऑफ टिश्यूज़ एंड सेल्स सेपरेट फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम सेल या टिश्यू को रिमूव करके आर्टिफिशियल मीडियम में उनकी ग्रोथ करते हैं, तो उसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। इट इज़ द ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज इन स्पेसिफिक मीडियम। और ये जो मीडियम होता है ये हमारे पास हर एक स्पीशी के लिए, हर एक प्लांट एनिमल के टिश्यूज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। केमिकली ये डिफरेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। अगर एक प्लांट के लिए हम जो मीडियम यूज़ करते हैं तो वो हम एनिमल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो हमारे पास डिफरेंट होती है। जो मोस्ट कॉमन मीडियम है यूज़ होते हैं वो हमारे पास क्या है, ब्रोथ एंड एगर, ठीक है। और मीडियम को हम स्पेसिफिक पीएच भी प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर भी स्पेसिफिक प्रोवाइड करते हैं, केमिकल्स भी स्पेसिफिक होते हैं फॉर एवरी स्पेसिफिक टिश्यू और सेल्स के लिए, ठीक है। हर एक सेल जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट उनकी कंपोजिशन को रखते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर या पीएच उनको प्रोवाइड करते हैं। ये टेक्निक दोनों प्लांट और एनिमल्स दोनों की टिश्यू और सेल के लिए यूज़ होता है। प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट इट इज़ यूज्ड फॉर प्लांट क्लोनिंग। प्लांट क्लोनिंग में क्या होते हैं कि अगर हमारे पास प्लांट है, एक फॉर एग्जांपल कोई एक प्लांट है हमारे पास और इसके हम फर्दर सेम आइडेंटिकल हम इसके प्लांट्स हम चाहते हैं कि हमारे पास और भी आ जाए, लेकिन सीड से नहीं कि हमारे सीड को ग्रो करें, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। हमें जल्दी में चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस तरह के प्लांट मिलें और उनको हम जल्दी से ग्रो करें। तो उसमें क्या होते हैं कि इसकी प्रोडक्शन करते हैं और इनका फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट कट के इधर ग्रो किया, ठीक है। या अगर हम इसके एक पार्ट को कट करके इसकी जगह हम दूसरे को भी इंसर्ट करते हैं, तो मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या करते हैं,
प्लांट्स के ऐसे उसको प्रोड्यूस करते हैं क्लोन्स को जो कि जेनेटिकली सेम होते हैं टू इट्स पेरेंट। ठीक है, पेरेंट्स के साथ आइडेंटिकल होते हैं, हम इस तरह के क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लोन्स मीन्स के न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आइडेंटिकल होते हैं टू इट्स पेरेंट। प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल क्लोन्स। एनिमल टिश्यू कल्चर इज यूज्ड टू सी एनी एबनॉर्मेलिटी इन द सेल। एनिमल टिश्यू कल्चर को हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे एनिमल या टिश्यू ह्यूमन के किसी भी सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी होती है और हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, तो हम स्पेसिफिक कोई सेल या टिश्यू निकाल लेते हैं, उसकी ग्रोथ करके उसकी कॉपीज़ बना लेते हैं। कॉपीज़ बनाने के बाद हम स्टडी करते हैं। अगर हमारे कोई एक सेल या टिश्यू स्टडी के दौरान ख़राब हो जाता है या जो हमने स्टडी कर लिया होता है वो सही नहीं होता, तो हमारे पास बाकी कॉपीज़ प्रेजेंट होती हैं, तो हम इजीली से दूसरी कॉपी उठा के हम उसको स्टडी करते हैं। बार बार ह्यूमन के या एनिमल के बॉडी से टिश्यू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल इन कैंसर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एट्सेट्रा। अब ये हमारे पास फिगर है, इसमें आप देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है। लेट्स सपोज हमने प्लांट का देखिए यहाँ पर लीव से छोटा सा एक पार्ट लिया है। टिश्यू सैंपल्स क्रैप्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट से हमने छोटा सा एक पार्ट लिया है। ये हमारे पास स्पेसिफिक मीडियम होता है। टिश्यू सैंपल्स प्लेस्ड इन एगर ग्रोथ मीडियम कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजेंस। अब प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है, जिबरिन इंपॉर्टेंट होता है, साइटोकाइनेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसमें ये जो डिफरेंट इसके एंजाइम होते हैं हम ये इसमें ऐड करते हैं। एनिमल्स के लिए मीडियम डिफरेंट होगा, तो स्पेसिफिक मीडियम में हम इसको रखते हैं, प्लेस करते हैं। सैंपल डेवलप्स इनटू टाइनी प्लांटलेट्स। अब छोटे छोटे से यहाँ पर आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे से प्लांट्स। हमारे पास मतलब टाइम कम होता है, हमारे पास स्पेस कम है, लेकिन इसमें प्लांट का जो नंबर है वो ज़्यादा है। और प्लांटलेट्स प्लांटेड इनटू कॉम्पोजिट, फिर यहाँ से हम निकाल के इसको हम प्रॉपर जगह पे ग्रो कर देते हैं। प्रॉपर जगह पे इनको हम प्लांट करके इनकी ग्रोथ करते हैं। तो इस तरह से हमें एक स्मॉल टिश्यू से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स मिल जाते हैं और टाइम भी कम लगता है और स्पेस भी कम लगता है। टिश्यू कल्चर एपरेटिस। टिश्यू कल्चर में कौन कौन से एपरेटिस यूज़ होते हैं, स्पेशली यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर की। देखें, इसमें हमें चाहिए होता है कि सेल कल्चर हुड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके पास क्या है, सेल कल्चर हुड। ये हमारे पास क्या है, हुड है, सेल कल्चर हुड। इनक्यूबेटर, ये आपके पास क्या है, इनक्यूबेटर है। ठीक है, वाटर बाथ, सेंट्रीफ्यूग, सेंट्रीफ्यूग की जो मशीन होती है वो भी चाहिए होती है। रेफ्रिजरेटर और फ्रीज़र, सेल काउंटर, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, लिक्विड नाइट्रोजन एंड स्टेलाइज़र। ये सारे अपरेटस हमें चाहिए होते हैं फॉर कल्चरिंग अ प्लांट टिश्यू और सेल। ठीक है, जो हमारे पास इनक्यूबेटर होता है, ये जो इनक्यूबेटर हमारे पास है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, ये ह्यूमड इनक्यूबेटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनक्यूबेटर होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है टिश्यू कल्चर में यूज़ करने के लिए। जबकि हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर होता है इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें जो टेम्परेचर मिलता है वो हमें क्या चाहिए होता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हमें रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र में ही मिलता है। और इसके अलावा जो हमें लिक्विड नाइट्रोजन होता है और स्टेलाइज़र में हम किसको यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव मशीन को। ऑटोक्लेव मशीन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है प्रोसीजर, जिसका मेन स्टेप्स है टिश्यू कल्चर में कि मेन स्टेप हमारे पास कौन कौन से हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास है सिलेक्शन, कि हम प्लांट के स्पेसिफिक टिश्यू को सेलेक्ट करते हैं। स्पेशली हम यूज़ करते हैं इसके एपिकल बर्ड को, लेकिन इसके साथ साथ हम दूसरे टिश्यूज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्लांट का हम वो वाला पार्ट यूज़ करें जो कि हेल्थी होता है। मींस मदर प्लांट का हम वो पार्ट लेते हैं या वो टिश्यू लेते हैं जो कि हेल्थी होता है, उसमें किसी किस्म की डिजीज़ नहीं होती। और उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लैट। मीन जो हम निकाल लेते हैं उसे कहा जाता है एक्सप्लैट। ठीक है, इसको निकालने के बाद पहले तो हम खुद ही देख लेते हैं कि हेल्थी हो, लेकिन हेल्थी प्लांट को निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इसको स्टेरलाइज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेरलाइजेशन, इसको हम प्रॉपरली स्टेरलाइज करते हैं टू रिमूव एनी माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स। किसी भी माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट्स अगर इसमें मौजूद हो तो वो क्या हो जाए, वो इससे रिमूव हो जाए। ठीक है, ताकि बिल्कुल प्योर हो, साफ हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मीडिया प्रिपरेशन। इसको जो मीडियम चाहिए होता है हम उसके लिए वो प्रिपेयर करते हैं। कल्चर मीडियम विद प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इनकरेजेस डिवीजन।
ठीक है, जो इसके टिश्यू की डिवीजन होती है या सेल की डिवीजन होती है, उसके लिए हमें स्पेसिफिक मीडियम चाहिए होता है, स्पेसिफिक कल्चर मीडियम चाहिए होता है। मीडियम क्या करता है, सस्टेन द प्लांट सेल्स को सस्टेन रखता है, उनको ख़राब होने से बचाता है, एंड इनकरेजेस डिवीजन, और डिवीजन को क्या करता है, इनकरेज करता है। अब ये मीडियम हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनोक्यूलेशन। Each plant species has particular medium requirements that must be established by trial and error. अब इसमें हम क्या करते हैं कि इनोकुलेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि जब हमने प्लांट का स्पेसिफिक टिश्यू लिया है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि अगर हम रूट का लेंगे टिश्यू तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी फ्रॉम लीफ टिश्यू। अगर हम स्टेम का लेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी फ्रॉम फ्लावर के। अगर हम कोई टिश्यू लेते हैं तो हम देखते हैं कि कौन से टाइप के इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, कौन से टाइप के इनको केमिकल्स चाहिए होते हैं। इनोकुलेशन का मतलब ये होता है कि हम उसमें किसी न्यू उसको ऐड करते हैं, न्यू न्यूट्रेंट्स को या न्यू केमिकल्स को हम उसमें ऐड करते हैं। तो हम ये क्या करते हैं, इस्टेब्लिश बाय ट्रायल एंड एरर, मीन्स कि एक दफ़ा हमने क्या, हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते, हम दोबारा करते हैं, ट्रायल और एरर के मेथड से हम इसके लिए पर्टिकुलर मीडियम को डेवलप करते हैं। जब मीडियम इनको अच्छा मिलता है तो क्या होती है, उसमें टिश्यू की कल्चरिंग भी अच्छे से होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ कैलस। जब मीडियम में उसको हमने प्लेस कर लिया आफ्टर स्टरलाइजेशन, इसको हम जब उसके मीडियम में जो उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस होती हैं उनके रिक्वायर्ड कंडीशंस के मुताबिक मीडियम में हम इनको रखते हैं, तो क्या होता है, जो एक्सप्लांट होता है वो क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। मल्टीप्लिकेशन जब करता है तो हमारे पास ज़्यादा नंबर क्या आते हैं, और इनको मल्टीप्लिकेशन के दौरान इनको क्या चाहिए होते हैं, लो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन एंड हाई साइटोकाइनिन कंसनट्रेशन, ठीक है। कंसनट्रेशन उसकी क्या होगी, ऑक्सीजन की कम होगी, जबकि साइटोकाइनिन की कंसनट्रेशन क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। कैलस जो हमारे पास होता है, कैलस हमारे पास होता है जब सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, कैलस मीन्स अ मास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल्स, अ मास ऑफ लूजली अरेंज्ड सेल, लूजली अरेंज्ड सेल्स, ठीक है, इसे कहा जाता है कैलस। और इसको क्या चाहिए है, शुगर कंसनट्रेशन इसकी डिफरेंट होती है, ऑक्सीजन इसको हम कम क्वांटिटी में देते हैं, जबकि साइटोकाइनिन इसको हाई क्वांटिटी मिलता है। साइटोकाइनिन इसलिए इसको हाई क्वांटिटी में चाहिए होता है ताकि ये जल्दी से ग्रो करे और इसको हमारे पास लार्ज नंबर इसके शूट्स निकलें, मल्टीपल हमारे पास अगर ये ग्रो करता है तो इसके हम मल्टीपल क्या निकले, शूट्स निकले, और ये इंपॉर्टेंट होता है साइटोकाइनिन फॉर द ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ शूट्स। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट्स। अब जब एक दफ़ा मल्टीप्लिकेशन हो गई तो अब नेक्स्ट क्या होगी, इसकी डेवलपमेंट होगी। सबसे पहले हमारे पास जो पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रूट बनेगा, रूट की फॉर्मेशन होगी। रूट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगी, इसके शूट बनेंगे। जब शूट बन जाता है तो फिर हम उसको जो स्पेसिफिक जो हमने वाटर बाथ में इसका कल्चर क्या होता है, तो वाटर बाथ से निकाल के हम इसको किसी दूसरी जगह पे हमारे पास सॉइल जहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल होता है उस जगह पे हम इसको प्लांट कर देते हैं, उसको हम वहाँ पे लगा देते हैं और फिर वो क्या कहते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ प्लांटलेट्स में हमारे पास है द कैलस में बी सब डिवाइडेड अ नंबर ऑफ टाइम्स। जो कैलस हमारे पास आता है वो नंबर ऑफ टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद क्या बनता है, उससे सबसे पहले रूट्स बनते हैं। रूट्स फॉर्म्स विद हायर ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन इन रेशो। यहाँ पर साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन दोनों की कंसनट्रेशन को हम बढ़ा देंगे, दोनों को हम ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे। जब रूट डेवलप हो जाएगा उसके बाद शूट डेवलप होगा, और उसको हम उससे निकाल के रूट्स आर पॉटेड अप एंड हार्डन ऑफ बाय डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। इसको हम निकाल के कहाँ पर लगा दें, एक पॉट में लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे ताकि फिर ये इजीली ग्रो कर सके। इसके या आप फिगर आप दिखाई दे रहे हैं, फिगर में फर्स्ट हमने क्या किया है, फर्स्ट में इनिशियल जो स्टेज है प्लांट के टिश्यू को ले लिया है। प्लांट के टिश्यू को लेके इसको हमने स्टरलाइज किया है, स्टरलाइज करने के बाद हमने इसको वाटर बाथ में रखा है। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन स्टेज। यहाँ पर सबसे पहले बन गया एक कैलस, कैलस बनने के बाद क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हो गई तो उसके बाद क्या बन जाता है, सबसे पहले बनता है रूट, और रूट के बाद बनता है हमारे पास शूट। रूट फॉर्मेशन के बाद क्या हो गया, शूट फॉर्मेशन। शूट फॉर्मेशन के फिर हमने क्या किया है, इसको स्पेसिफिक
कंडीशन में थोड़ा सा ग्रो किया है। ग्रो करने के बाद हमने फिर क्या किया है, पॉट में इसको प्लांट किया है ताकि ये फर्दर आगे प्रॉपर ग्रोथ कर सके। यहाँ पर मेंशन है डिक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को हम इसलिए डिक्रीज़ करते हैं क्योंकि ये हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ही यंग होते हैं, इनके पास कोई भी वैक्सीन लेयर प्रेजेंट नहीं होती इनके शूट पे या इनके लीफ पे जो कि वाटर लॉस को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हम इनकी ह्यूमिडिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर होता है उसके मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है। मीन्स कि सेपरेटिंग वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर। डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं एक मिक्सचर में, और इन मिक्सचर से हम डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो इस टेक्निक को क्या कहा जाता है, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स मूविंग द मिक्सचर ओवर अ स्टेशनरी फेज। देखिए यहाँ ओवर अ स्टेशनरी या मोबाइल फेज, स्लैश लगा के आप इधर मोबाइल फेज भी लिख सकते। स्टेशनरी फेज ज़रूरी नहीं होता, स्टेशनरी और मोबाइल फेज दोनों होते हैं। मिक्सचर को हम मूव करते हैं दूसरे फेज के ऊपर और उससे क्या मिलता है हमें, सेपरेशन होती है, डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। It is normally used to separate mixture of proteins, amino acid and photosynthetic pigments. अब हमारे पास क्रोमेटोग्राफी भी टू टाइप्स की है। एक हमारे पास है पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये जो दोनों टाइप्स हैं ये इनकी जो फेस है जिसके ऊपर ये मूव करता है उनके बेसिस पे दी गई है। मींस जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें जब हम मिक्सचर को मूव करते हैं तो वो हमारे पास जिस जो फेज होता है वो होता है स्टेशनरी फेज। और स्टेशनरी फेज क्या होता है, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को हम यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर हमारे पास एक स्टेशनरी फेज होता है, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो पेपर को हम यूज़ करते हैं फॉर द क्रोमेटोग्राफी। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर ये जी है क्रोमेटोग्राफी। हम पेपर का इस तरह एक पीस लेते हैं और इस पीस पे हम क्या करते हैं, जो जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना होता है उस मिक्सचर का एक डॉट यहाँ पर एक एंड पे लगा लेते हैं और इसको हम इस तरह से हैंग करते हैं, किसी चीज़ की हेल्प से हम इसको हैंग करते हैं। और यहाँ पर इसके लिए स्पेसिफिक सोल्यूशन अवेलेबल होता है, तो उस सोल्यूशन के थ्रू पर ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या करता है, ऊपर जाता है और ऊपर जाते जाते क्या इसके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट लेयर्स में सेपरेट हो जाते हैं। Mixture is spotted near one end, dipped in specific solvent, moves by capillary action carrying molecule. यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। स्टार्ट में हमने क्या किया है, एक इंक का स्पॉट लगाया है और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर वाटर सोल्यूशन है हमारे पास और इसको हमने यहाँ पर पिन किया है पीस ऑफ वुड के साथ और ये पूरा हमारे पास पेपर है, ठीक है। तो जब ये अगर हम इसको रखते हैं फॉर 24 आवर्स या इसको हम फ्यू आवर्स के लिए रखते हैं तो ये जो इंक के वो है, जो मिक्सचर है इनका, ये आके मूवमेंट करेगा, फ्लो करेगा और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कलर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्सचर सेपरेट हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स जो होंगे इनके वो सेपरेट हो जाएंगे, डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट लेयर्स बना लेंगे। सेकंड हमारे पास है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हमारे पास फेस होता है वो मोबाइल फेस होता है, वो पेपर की तरह स्टेशनरी फेस नहीं होता। इधर आप फिगर में देख सकते हैं जो हमारे पास ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास ट्यूब है, इस ट्यूब में क्या एक सोल्यूशन प्रेजेंट है और इसमें हम वो मिक्सचर डाल देते हैं जिसको हमने सेपरेट करना होता है। तो वो मिक्सचर आप देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं और इस तरह डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं मोबाइल फेज़ में और उनको फिर हम सेपरेट करते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने इनको बीकर में सेपरेट किया है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम जो फेज़ यूज़ करते हैं फॉर सेपरेटिंग द मिक्सचर वो हमारे पास मोबाइल फेज़ होता है, जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो हम फेज़ यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है स्टेशनरी फेज़ और वो है फिल्टर पेपर। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हमारे पास एक बायोलॉजिकल टेक्निक है और इस टेक्निक में हम मॉलिक्यूल्स को, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को, स्पेशली जो हमारे पास चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अ टेक्निक used to separate molecules of different electric charge under the influence of electric field. Separate molecules of different electric charge under the influence of electric field.
इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके हमारे पास इस तरह की सेटिंग होती है। सेटिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है जेल का एक मीडियम होता है, इसमें हमें जेल प्रेजेंट होता है। दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। और इस जेल के मीडियम में हम क्या करते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल्स को डालते हैं और यहाँ से पावर सप्लाई करते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को भी पावर सप्लाई होती है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को भी पावर सप्लाई होती है। तो जैसे ही इनको पावर सप्लाई होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड फंक्शनल हो जाते हैं, तो इस सोल्यूशन में जो हमने चार्जेस का मिक्सचर डाला होता है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, उसमें जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं टूवर्ड्स दी कैथोड, जबकि जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो मूवमेंट स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स दी एनोड। पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, यहाँ पर सारे हमारे पास आ जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। और जो नेगेटिव होंगे वो अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड्स दी नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो इस तरह जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव अलग हो गया और पॉजिटिव अलग हो गए। जेल इज सस्पेंडेड बिटवीन टू सोल्यूशन, यहाँ पर भी सोल्यूशन है और यहाँ पर भी सोल्यूशन है। दे आर कनेक्टेड बाय इलेक्ट्रोड्स टू पावर सोर्स, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और इसकी थ्रू ये पावर सोर्स के साथ कनेक्टेड है। पॉजिटिवली चार्ज आयन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड जो कि नेगेटिव होता है, जबकि नेगेटिवली चार्ज आयन विल मूव टुवर्ड एनोड जो कि पॉजिटिव होता है। टू फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब चार्ज मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उनकी स्पीड को कौन अफेक्ट करता है। सबसे पहला होता है द अमाउंट ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास चार्ज ज़्यादा होगा, ग्रेटर चार्ज होगा, तो मूवमेंट फास्टर होगी। ग्रेटर चार्ज ये क्या करेगा, मूव फास्टर, ठीक है। और अगर चार्ज कम होगी तो मूवमेंट स्लो होगी इसकी। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर है वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल स्मॉल होगा साइज में तो वो मूवमेंट क्या कर सके, वो मूवमेंट स्पीड अप होगी उसकी मूवमेंट, मतलब वो मूवमेंट इजीली कर सकेगा, जल्दी मूव कर सकेगा। लेकिन अगर उसकी साइज लार्ज होगी तो उसकी मूवमेंट क्या होगी, स्लो होगी। नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री जो हम इसको यूज़ करते हैं स्पेशली इन फोटोसिंथेसिस में। स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री हम उस के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जब हम लाइट को पास करते हैं थ्रू अ पर्टिकुलर कंपाउंड, और फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन पे हमारे पास कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया उस कंपाउंड ने। मीन्स टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय अ पर्टिकुलर कंपाउंड। वाइट लाइट में हमारे पास 7 डिफरेंट कलर्स होते हैं, 7 डिफरेंट हमारे पास क्या होती है, कलर्स होती हैं उनकी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो हमारे पास एग्जांपल एक ग्रीन है, एक रेड है और एक येलो है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट क्या होती हैं, कलर्स होती हैं वाइट लाइट में, ठीक है। जो 7 डिफरेंट जो कि आपको रेनबो में नज़र आती हैं, तो अगर हम उन सब की वेवलेंथ डिफरेंट होती है और हम चेक करना चाहते हैं कि जो ग्रीन लाइट है या लेट्स सपोज हमारे पास ये जो येलो लाइट है, इसको कौन सा कंपाउंड कितना % एब्जॉर्ब करता है, तो इसको चेक करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं टेक्निक वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि हम डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन को चेक करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स, और इसके जो हम मशीन यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और जो ग्राफ हमारे पास आ जाता है, जिस ग्राफ में ये हमें दिखाई देता है, शो करता है, आपको यहाँ पर नज़र भी आएगा, इसको क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रो, the amount of light absorbed is plotted in a graph called absorption spectrum। ये हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, जबकि हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल का जो फोटोसिंथेसिस में जो डिफरेंट क्लोरोफिल यूज़ हुए हैं, जो डिफरेंट लाइट्स यूज़ होते हैं, उनका स्पेक्ट्रम है। यहाँ पर आप देखें अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब कि क्लोरोफिल ए ने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है, क्लोरोफिल बी ने सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया था, क्लोरो और कैरोटीनॉइड्स, ये तीनों हमारे पास जो पिगमेंट्स हैं, आप बायोएनर्जेटिक्स के चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो ये तीनों जो होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम देखते हैं कि क्लोरोफिल ए कौन से लाइट को कितना एब्जॉर्ब करती है, क्लोरोफिल बी कितना एब्जॉर्ब करती है और कैरोटीनॉइड्स कितना एब्जॉर्ब करती हैं। तो इसके लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की जो मशीन है इसको यूज़ करते हैं, और ये हमें स्क्रीन पे ग्राफ शो करती है और इसको कहा जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोमीट्री।
माइक्रोमेट्री में हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर माइक्रोस्कोप। मीन्स कि इसमें हम इतने स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मेजर करते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र भी नहीं आते, तो हम उसको नेकेड आई से मेजर कैसे करेंगे। तो इतने स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि उनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर करते हैं। और इसमें हमारे पास दो जो होती है दो स्केल्स यूज़ होते हैं। एक हमारे पास होता है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो कि इस तरह सर्कल की फॉर्म में होता है, और इसमें हमारे पास 100 इक्वल डिविजन्स होती है। इस ऑकुलर माइक्रोमीटर को हम कहाँ रख लेते हैं, माइक्रोस्कोप के आई पीस में। जो माइक्रोस्कोप आई पीस होता है उसमें हम क्या कर लेते हैं, ऑकुलर माइक्रोमीटर को रख लेते हैं, और इस पे क्या होती है, कैलिब्रेशन हुई होती है इस पर 100 डिविजन्स की। और सेकंड हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर होता है, इसको हम माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखते हैं, और ये हमारे पास एक स्लाइड की तरह होता है, जैसे ये स्लाइड आपको नजर आ रहा है, ट्रांसपेरेंट स्लाइड होता है। और इसमें भी आपको डिवीजन आपको देख सकते हैं कि किस तरह कैलिब्रेशन हुई है। तो इन दोनों को हम माइक्रोस्कोप में फिट करके एक ऑब्जेक्ट की साइज को मेजर करते हैं, और इस टेक्निक को कहा जाता है माइक्रोमेट्री। लास्ट हमारे पास है रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी क्या है, माइक्रोस्कोपी हम जब भी किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आता, तो इसे कहा जाता है माइक्रोस्कोपी। मीन्स यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई, उसे क्या कहा जाता है, माइक्रोस्कोपी। अब माइक्रोस्कोप के हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेन, वो हमारे पास है रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन। रेजोल्यूशन हमारे पास क्या होती है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं, और अगर हम नेकेड आई के थ्रू देखें तो हमें ये ऑब्जेक्ट एक ही नज़र आएगा, ये हमें सेपरेट दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो माइक्रोस्कोप हमें क्या करेगा, इनको सेपरेट शो करवा देगा कि ये हमारे पास एक अलग है और दूसरा अलग है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है माइक्रोस्कोप की, इसे क्या कहा जाता है, रेजोल्यूशन। द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ लेंस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। मीन्स कि दो क्लोजर ऑब्जेक्ट जो कि नेकेड आई से हमें वन दिखाई देता है, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप की थ्रू उसे देखें तो वो हमें क्या दिखाई देगा, दो दिखाई देगा। तो हर एक लेंस की रेजोल्यूशन पावर डिफरेंट होती है, उनकी कैपेसिटी जो रेजोल्यूशन कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है, और इसको क्या कहा जाता है, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है रेजोल्यूशन। अगर ह्यूमन नेकेड आई की हम बात करें तो हमारी रेजोल्यूशन क्या होती है, 0.1 मिलीमीटर। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो स्पेस होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये 0.1 मिलीमीटर से कम हो तो नेकेड आई के थ्रू वो हमें सेपरेट दिखाई नहीं देंगे, वो हमें एक ही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जबकि जो रिजॉल्विंग पावर है लाइट माइक्रोस्कोप का, वो हमारे पास क्या है, 250 नैनोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि द रेजोल्यूशन पावर इज अबाउट 500 टाइम्स ग्रेटर देन नेकेड आई। ये क्या हो गया, 500 टाइम्स ग्रेटर हो गया नेकेड आई से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि ये माइक्रोस्कोप की उस एबिलिटी को कहते हैं जिसमें एक स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो वो उसे कितना इनलार्ज करता है, कितना उसको वो इनलार्ज कर देता है। इस पावर को क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। मीन्स द इंक्रीजिंग ऑफ एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एपरेंट साइज को जब वो इंक्रीज करता है उसे क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन होती है वो क्या होती है, 10,000 टाइम्स। नेकेड आई के मुताबिक वो हमें एक ऑब्जेक्ट 10,000 टाइम्स बड़ा दिखाता है, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 1 मिलियन टाइम्स होती है, 1 मिलियन टाइम्स। मतलब कि इसके जो मैग्निफिकेशन पावर है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, जो है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है माइक्रोस्कोप की। और लास्ट में हमारे पास है माइक्रोस्कोपी, द टेक्निक यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आई इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ये आपके MCQs के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि रेजोल्यूशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की क्या है और नेकेड आई की जो रेजोल्यूशन पावर है वो क्या है।
मैग्नीफिकेशन पावर लाइट माइक्रोस्कोप की कितने टाइम्स है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितने टाइम्स है, और इसके साथ साथ मैग्नीफिकेशन क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को फाइंड करना चाहें तो हम उसकी मैग्नीफिकेशन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो लेंसेज यूज़ होती हैं। एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक हमारे पास होता है आईपीस लेंस। ठीक है, आईपीस लेंस होता है। इन दोनों की जो मैग्नीफिकेशन होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अगर हमें माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन चाहिए होती है तो वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर है 10 और आई पीस की मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास है 6, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके 10 मल्टीप्लाई बाय 6 तो हम बता सकेंगे कि वो माइक्रोस्कोप जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन पावर 10 हो और आई पीस की मैग्नीफिकेशन पावर 6 हो, तो उस माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगी, 60 टाइम्स होगी। मीन्स वो हमें एक ऑब्जेक्ट 60 टाइम्स लार्ज साइज में दिखा सकेगा। अगर एमसीक्यूज में भी आपको लेट सपोज मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस गिवन है आपको 40, ठीक है, और आपको आई पीस की गिवन है 10, तो आपके पास मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या आएगी, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आपके पास आ जाएगी 400 टाइम्स मैग्नीफिकेशन। तो इस तरह आपको अगर मैग्नीफिकेशन पावर दी है और आई पीस लेंस दिया है तो आप उससे ऑब्जेक्टिव लेंस की भी फाइंड कर सकते हैं। अगर तीनों में से आपको किसी भी कोई भी दो वैल्यूज आपको गिवन है तो आप थर्ड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये आप ये एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें कि ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करने से आप क्या मिलता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ लेक्चर।